हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे बेंडिंग टेक्निक्स। और बेंडिंग टेक्निक्स यहाँ पर जैसे आप बोल सकते हैं कैरियोटाइपिंग। बेसिकली क्यों किए जाते हैं, ताकि आप गुणसूत्रों का बेहतर अध्ययन कर पाएँ और जो विभिन्न प्रकार के एब्रेशंस होते हैं, असामान्यता होती हैं गुणसूत्रों में, उनको भी आप अच्छे से स्टडी कर पाएँ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट ब्रीफ में बताने की ट्राई की है, इतना डेप्थ में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। एग्ज़ाम बेसिस पे देखेंगे जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को इजीली हल कर पाएँ। 4 बेंडिंग टेक्निक हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्यू, जी, एन और सी। आगे हम इनकी फुल फॉर्म देख लेंगे, अभी हम देख लेते हैं इनका क्रम। सबसे पहले क्यू बेंडिंग आई 1958 में, कैस्पर्सन साइंटिस्ट थे। फिर जी बेंडिंग आई 1971 में, जिसके समर साइंटिस्ट थे। फिर एन बेंडिंग का आविष्कार 1973 में मटुस्की और सासाकी ने किया। फिर सी वाली का आई 1978 में, लिंडे एंड लॉर्डसन नाम की साइंटिस्ट ने इस बेंडिंग टेक्निक के बारे में हमें अच्छे से बताया। चलिए इन्हें देख लेते हैं क्या क्या इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्यू बेंडिंग टेक्निक और इसको देखते हैं किस तरह से इसका क्या कार्य है। तो देखिए, जब भी क्रोमोसोम्स को स्टेन किया जाता है क्विनैक्रिन मस्टर्ड डाई के साथ में, और उसके बाद में फिर से यूवी लाइट से हम वापस से सब्जेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें बैंडिंग पैटर्न दिखाई देते हैं दो तरह से। ठीक है, क्यूनेक्रिन डाई यूज कर रहे हैं, इसलिए से हमने क्यू बेंडिंग टेक्निक बोला है। अब देखिए, रीजन रिच इन 80 बेसिस और कुछ होते हैं जहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो एडेनिन थाइमिन ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पे डार्क स्टेनिंग होगी, और जहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन बेसिस ज़्यादा हैं उस रीजन में लाइट स्टेनिंग किसकी होती है, क्यू बेंडिंग में देखी जाती है। तो 80 रीजन क्वेंचेस डाई एंड फ्लोरोसेंस सिचुएटेड इन हेटेरोक्रोमेटिक रीजन। ये जो रीजन आपको दिखाई देगा डार्क स्टेनिंग, वो कहाँ दिखाई देगा, हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में। जबकि लाइट स्टेनिंग जहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन डाई को अवशोषित कर लेता है पर डू नॉट फ्लोरोसेंस, ये यूक्रोमेटिन में पाया जाता है। ठीक है, तो लाइट स्टेनिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फ्लोरोसेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये ग्वानिन साइटोसिन रीजन की खासियत है कि लाइट स्टेनिंग करेगा। ठीक है, दो तरह के पैटर्न आपने देखे क्यू डाई देने के बाद में। जैसे आप यूवी लाइट वहाँ से होके गुजारते हैं, तो वहाँ पे आपको 80 जो रीजन है वो डार्क स्टेनिंग दिखाएगा, जबकि ग्वानिन साइटोसिन रीजन लाइट स्टेनिंग दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। चलिए इसके क्यू बेंडिंग टेक्निक के एडवांटेज देखते हैं। तो ये सिंपल एंड वर्सेटाइल होती है। यूज्ड वेयर ग्वानिन बैंड इज नॉट एक्सेप्टेड, वहाँ जहाँ पे जी बैंड नहीं काम कर पाता है वहाँ पे आप क्यू बेंडिंग पैटर्न को यूज कर सकते हैं। क्रोमोसोम की हेटेरोमॉर्फिज्म जो उसके लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो टेंडेंसी टू फेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, ये एग्जामिनेशन के दौरान इस फेड अप हो जाती है डाई। ठीक है, फोटो डिग्रेडेशन हो सकता है। क्रोमोफोर एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ड्यू टू ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन डाई एंड लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको क्रोमोफोर देखा जाएगा, यानी कि एब्सॉर्ब लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ड्यू टू ए केमिकल बॉन्ड। डाई और लाइट के बीच में केमिकल बॉन्ड क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और जैसे यूवी लाइट डाली जाती है तो वहाँ पे केमिकल बॉन्ड वो कैसे हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है क्यू बेंडिंग का। अब हम आ जाते हैं जी बेंडिंग टेक्निक पे, और आपको ध्यान रखना है जहाँ पे जी बेंडिंग काम नहीं करेगी वहाँ पे क्यू बेंडिंग काम करेगी। तो यहाँ पे देखिए, क्रोमोसोम को सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रिप्सिन या फिर यूरिया या फिर प्रोटीज एंजाइम के डाल के उसे आप डीनेचुरेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप गेस्मा डाई से इसे अभिरंजित करेंगे। उसके बाद में आपको जो बेंडिंग पैटर्न देखने को मिलेगा वो जी बेंडिंग टेक्निक है। और जैसे ही आप जेस्मा बेंडिंग से जेस्मा डाई से ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं इंट्रैक्शन ऑफ डीएनए विद थियाजिन एयोसिन कंपोनेंट ऑफ द स्टेन ब्राइटनेस सल्फर रिच रीजन्स पे आपको यहाँ पे अभिरंजित होगा, सल्फर रिच पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मेथाइलिन एजूर प्लस है, मेथाइलिन वॉयलेट, मेथाइलिन ब्लू और एओसिन अभिरंजित यहाँ पे आपको देखे जाएंगे बेंडिंग पैटर्न में। ठीक है, ओके। इसके कुछ एडवांटेज देखें तो यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैंड रिच इन सल्फर कंटेंट, यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मलिटीज। तो ये
जहाँ पे सल्फर रिच बैंड हैं वो उनको आइडेंटिफाई करने में जी बैंडिंग का यूज होता है। साथ में ही क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में इसका यूज कर सकते हैं। जीन मैपिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि इसका डिसएडवांटेज है कि इसे प्लांट में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एकमात्र ऐसा बैंडिंग पैटर्न जिसे आप प्लांट में यूज़ नहीं कर पाएंगे तो वो जी बैंडिंग हो जाता है। अब हम इसे प्लांट में क्यों यूज नहीं कर पाते हैं वो भी देख लीजिए। ह्यूमन माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम इज 2 से 3 टाइम छोटा होता है। ह्यूमन का जो माइटोटिक मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है, और गुणसूत्रों का अध्ययन मेटाफेज में किया जाता है बेसिकली, लेकिन देखा जाता है कि वो 2 से 3 गुना शॉर्टर है। प्लांट का जो होता है माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम इज 10 टाइम मोर शॉर्टर। जितना छोटा ह्यूमंस का गुणसूत्र उससे भी 10 गुना छोटा होता है आपके प्लांट का क्रोमोसोम। इसकी वजह से वहाँ पे आप ये डेमोस्ट्रेट अच्छे से नहीं हो पाता है। हैंस डिफ़िकल्ट टू डेमोस्ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ बैंड एट विद दिस लेवल ऑफ सैचुरेशन विद जी बैंडिंग टेक्निक। तो यहाँ पे इसीलिए बहुत छोटा होता है, 10 गुना और छोटा है किसी ह्यूमन के क्रोमोसोम से। तो इसी वजह से यहाँ पे जी बैंडिंग आप यूज नहीं कर पाएंगे। एन बैंडिंग टेक्निक में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रोमोसोम को हमने लिया, उसे एयर ड्राइड कर दिया और फिर उसके बाद में हमने ट्रीट कर दिया है 5% ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से। उसे 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने 30 मिनट तक रखा और उसके बाद में ट्रीट कर दिया हमने HCl की सांद्रता 0.1 के साथ में, और इसे रखा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए। तो बैंडिंग पैटर्न एंड स्ट्रक्चरल नॉन स्टोन प्रोटीन लिंक टू NOR रीजन, वहाँ पे आपको बैंडिंग पैटर्न दिखाई देंगे, इसलिए इसका नाम रखा है एन बैंडिंग टेक्निक। इसके एडवांटेज हैं कि ये सुपीरियर बैंडिंग पैटर्न है प्लांट्स के लिए। साथ में ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स के आइडेंटिफिकेशन में भी इसका यूज है। सी बैंडिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम को लेके उसके एल्कलाइ सॉल्यूशन से ट्रीट करवाते हैं। वैसे ही डीएनए कैसा हो जाता है, डीनेचुरेट हो जाता है, डीएनए के दोनों खंड बिखर जाते हैं। और जब आप उसे वॉश करते हैं सोडियम सिट्रेट से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट पे, तो वहाँ पे रेपिटेटिव डीएनए तो रीनेचर करेगा, लेकिन जो यूनिक डीएनए है वो वहाँ पे रीनेचर नहीं कर पाता है। उसके बाद में आप जैसे ही उसे जियास्मा सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं तो बेंडिंग पैटर्न हेटेरोक्रोमेटिक रीजन वाला है वो वहाँ पे शो होता है, इसीलिए इसे नाम दिया है सी बैंडिंग टेक्निक। ठीक है। सी बैंडिंग टेक्निक की अगर एडवांटेज की बात करें तो इसका उपयोग होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल पार्टिकुलरिटी इन इंसेक्ट एंड प्लांट्स में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइवेलेंट एट डाइकाइनेसिस यूजिंग बोथ सेंट्रोमियर पोजीशन। ठीक है। डाइकाइनेसिस किसकी है, आपकी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था में आती है वो अवस्था डाइकाइनेसिस। पैटर्निटी टेस्टिंग में भी इसका प्रयोग होता है, साथ में जीन मैपिंग में भी इसका प्रयोग होता है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम बैंड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ईच ह्यूमन क्रोमोसोम होता है उसका शॉर्ट आर्म भी होती है जिसे हम P से दिखाते हैं, और एक लॉन्ग आर्म होती है जिसे हम Q से दिखाते हैं। वो सेंट्रोमियर से सेपरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, तो इसे शॉर्ट आर्म को हमने दे दिया P और इसे नाम दे दिया Q। ठीक है। तो each chromosome are is divided into regions, cytogenic bands that can be seen using a microscope and specific stains। अब देखिए हम लेवल जो लिखते हैं जैसे P1 P2 Q1 Q2, वो सेंट्रोमियर से टीलोमियर तक के हम देखते हैं, क्रम देखते हैं उनका। तो हायर रेजोल्यूशंस में आप सब बैंड भी देख पाते हैं। ठीक है। अब सब बैंड के साथ में देखिए किस तरह से आपको लिखा जाएगा। जैसे आपके पास में कोई साइटोजेनेटिक मैप लिखी जाती है एक कोई जीन के लोकेशन की, इस तरह से 7q31.2, तो इसका मतलब क्या है, हाँ जीन कहाँ पे कौन से गुणसूत्र पे है, 7वें गुणसूत्र पे है। और आगे क्या है, ठीक है 7वें गुणसूत्र पे है। और क्यू आर्म है जो उसकी कैसी है, लॉन्ग आर्म है। ठीक है। और लॉन्ग आर्म पे बैंड नंबर 3 है, और सब बैंड कौन सा है, 1 है। और सब बैंड में भी एक और दूसरी पोजीशन है, सब बैंड 2। तो इस तरह से नोटिफाई होता है। द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम आर लेबल्ड PTL एंड QTL। द नोटेशन 7QTL रेफर्स टू द एंड ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7। ठीक है। लॉन्ग आर्म जो होगी क्रोमोसोम की उसके सबसे कौन से एंड को दिखाएगा, तो उसे QTL से दिखाएंगे या फिर PTL से दिखाते हैं। ये गुणसूत्रों को कुछ लिखने के तरीके हैं।
और ये कुछ बेंडिंग पैटर्न मैंने आपको बताए हैं, एक बार वापस से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा awkward, but I hope you will get it. If you any problem then comment.